हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नो, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के ऑप्शनल्स को नेक्स्ट 60 डेज के अंदर कंप्लीट कराने के लिए ओनली आईएएस इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक फ्री इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। नो, इस फ्री इनिशिएटिव के तहत ऑन ए डेली बेसिस आपको 2 क्वेश्चंस पर डे दिए जाएंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स और इन मॉडल आंसर्स के वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। Now, what is the main aim of this video explanation series? इस वीडियो एक्सप्लेनेशन सीरीज का मेन एम ये है कि इस मॉडल आंसर के अंदर जो भी कंटेंट, इंफॉर्मेशन, अप्रोच आपको बताया जाएगा उसको एक बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया जा सके, उसे एक बेहतर ढंग से आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझते समय आप सिर्फ उस क्वेश्चन को ही नहीं बट उसके आसपास का जो मेन टॉपिक है उसको भी अच्छे तरीके से समझ सके। इट कैन एक्ट एज अ गाइडिंग मटेरियल जो कि आपको रिवीजन के अंदर भी प्लस फर्स्ट टाइमर्स को एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने में भी काफी अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। टोटल ऑफ 60 डेज तक ये पर्टिकुलर प्रोग्राम चलेगा, जिसमें ऑन अ डेली बेसिस यू विल बी गिवन द वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडल आंसर्स। आज का वीडियो उसी डिस्कशन सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, दैट इज डे 1 के जो 2 क्वेश्चंस हैं उन दोनों क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज का पहला क्वेश्चन समझते हैं। The first question for day 1 is related to political theory. Now, political theory आप जानते हैं हमारे पेपर 1 सेक्शन ए का फर्स्ट टॉपिक है जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करता है। Now, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। The question says that the political theory is all about politics. It is an overview of what the political order is about. It is a symbolic representation of what is political. Now, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने के बाद आपको इस पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन के अंदर टोटल 4 मेन कीवर्ड्स दिखेंगे। द फर्स्ट कीवर्ड इज पॉलिटिकल थ्योरी। सेकंड, बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी को किस तरीके से हम पॉलिटिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। थर्ड, पॉलिटिकल ऑर्डर के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा है। एंड फोर्थ, पॉलिटिकल के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसे मैं सीधे शब्दों में कहूं तो यहां पर फर्स्ट सबसे पहले बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो पॉलिटिक्स के साथ किस तरीके से लिंक हो रहा है। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले तो हमें यह समझाना होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी को हम पॉलिटिक्स के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। सेकंड, देखिए बोल रहा है इट इज एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट द पॉलिटिकल ऑर्डर इज ऑल अबाउट। तो पॉलिटिकल ऑर्डर को यहां पर किसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है? इट के साथ। इट यहां पर क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी। तो वंस अगेन यहां पर पॉलिटिकल थ्योरी को कनेक्ट किया जा रहा है पॉलिटिकल ऑर्डर के साथ, राइट। एंड थर्ड है, देखिए वंस अगेन इट अगेन मींस पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकल। तो यहां पर फिर से पॉलिटिकल थ्योरी को कनेक्ट किया जा रहा है पॉलिटिकल के साथ। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई। अगर हम यहां पर कीवर्ड्स को देखें, द फर्स्ट कीवर्ड इज पॉलिटिकल थ्योरी, द सेकंड कीवर्ड इज पॉलिटिक्स, द थर्ड कीवर्ड इज पॉलिटिकल ऑर्डर एंड द फोर्थ कीवर्ड इज पॉलिटिकल। देखिए, ये चारों ही वर्ड्स ऑल्दो सुनने में बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं बट स्टिल चारों की मीनिंग टोटली डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए जो मेन कीवर्ड है जिसके आसपास एक्चुअली क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज व्हाट? इट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है। देखिए, अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी को समझना है तो उससे पहले हमें इसका कीवर्ड उठाना पड़ेगा एंड द कीवर्ड इज थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं थ्योरी क्या होता है। थ्योरी को अगर आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो थ्योरी का सीधा सा मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है। सिस्टमैटिक नॉलेज, लेट्स एक्सप्लेन दिस थिंग। देखिए, कोई भी नॉलेज, कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज अगर एक सिस्टमैटिक फॉर्म में उसे प्रेजेंट किया जाए देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ थ्योरी। देखिए, आप जानते हैं जितने भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनके पास आइडियाज होते हैं, राइट। उन आइडियाज को जब वो एक प्रॉपर फॉर्म में एक लॉ के साथ, एक प्रूफ के साथ जब उसे प्रेजेंट करते हैं तब उसे एक थ्योरी कहा जाता है। सिमिलर यहां पर इंफॉर्मेशन है कि किसी भी नॉलेज को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, एक सिस्टमैटिक डेटा के साथ जब उसे प्रेजेंट किया जाए देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज थ्योरी। सो पॉलिटिकल थ्योरी का जो मेन वर्ड है दैट इज थ्योरी। आई होप आप थ्योरी का मेन जो मीनिंग है वो समझ गए। द मेन मीनिंग ऑफ थ्योरी इज सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पर पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग निकालना होगा, सो पॉलिटिकल थ्योरी सिंपली मीन्स कि जब भी किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को, कोई भी पॉलिटिकल फिनोमिना, उसको जब मैं एक सिस्टमैटिक रूप में प्रेजेंट करता हूं, राइट। उसके किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना के अंदर जितने भी नॉलेज है, डेटाज है, फैक्ट्स हैं, उनको जब एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में जब मैं प्रेजेंट करता हूं तो सिंपल वर्ड्स में क्या हम उसे कह सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल थ्योरी है, राइट। आई होप आप समझ गए कि पॉलिटिकल थ्योरी
एक थ्योरी वर्ड से निकला है। थ्योरी का सीधा सा मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज। तो इसे हम पॉलिटिकल थ्योरी के साथ जब हम रिलेट करते हैं तो इट सिंपली मींस कि किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में प्रेजेंट करना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल थ्योरी। आई होप आप फर्स्ट ये समझ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड जो है इट टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स क्या होता है? देखिए, पॉलिटिक्स जो है सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें, दिस इज अप्लाइड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, फिर से समझिए। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी सिंपल वर्ड्स में किसी भी नॉलेज को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में कंबाइन करना, उसे हम थ्योरी कहते हैं। बट उसी थ्योरी को अगर हम प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आए, मतलब उसे हम अप्लाइड फॉर्म में ले आए, तो उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। मतलब देखिए, जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसे आप पॉलिटिकल थ्योरी कहेंगे। बट उसी को जब आप लाइफ साइंस में, लाइफ में जब आप उसको चेक करते हैं, देखिए जैसे जब भी आप हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वी ऑलवेज से इट इज पॉलिटिक्स, राइट? पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म है ऑफ दैट थ्योरी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो पॉलिटिक्स इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो आई होप आपको जो सेकंड वर्ड है वो भी क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वर्ड। तो थर्ड वर्ड है, इट सेज पॉलिटिकल ऑर्डर। देखिए, पॉलिटिकल ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का सीधा सा मतलब होता है पीस, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी, राइट? सिंपल वर्डों में जहां पर शांति बनी रहे, जहां पर एक प्रॉपर ऑर्डर बना रहे, उसे कहते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है कि कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी ऐसी बॉडी, जब उस पर्टिकुलर पार्ट में एक प्रॉपर ऑर्डर बना रहता है तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो एक एंड रिजल्ट होना चाहिए, मतलब ये हमारा गोल है। मतलब किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी का जब हम कोई भी थ्योरी बनाते हैं, हम जब भी उसे प्रैक्टिकल फॉर्म में लाकर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, इन सब का एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? इट शुड बी पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, एक पीस, ट्रंक्विलिटी एंड हार्मनी वाला जो कंसेप्ट है वो हमेशा वहां पर बने रहना चाहिए। तो अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो एक्चुअली एक टाइप का एंड गोल है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए कि एंड गोल क्या है हमारा? इट इज पॉलिटिकल ऑर्डर। एंड जो फोर्थ कीवर्ड था इट वॉज पॉलिटिकल। ठीक है, तो हम समझते हैं पॉलिटिकल क्या है। देखिए, पॉलिटिकल का सीधा सा मतलब होता है पब्लिक। पब्लिक, ठीक है, मतलब समथिंग दैट इज इन पब्लिक। नाउ व्हाट इज पब्लिक? अगर हम पब्लिक को समझे, पब्लिक को आप सिंपली नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ समझ सकते हैं कि जो पब्लिक होता है इट इज एवरीथिंग दैट इज नॉट प्राइवेट। ठीक है, इसको समझते हैं। मतलब पब्लिक हर वो चीज है जो कि प्राइवेट नहीं है। तो प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर किसी इंडिविजुअल का ओनरशिप हो। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप है उसे हम कहते हैं प्राइवेट। और कोई भी ऐसी चीज जो कि प्राइवेट नहीं है, उन सब चीजों को हम कहते हैं पब्लिक। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि बेसिकली प्राइवेट नहीं है, वो हर चीज है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल के स्फीयर के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आप ये चारों ही जो कीवर्ड्स हैं, चारों कीवर्ड्स का मीनिंग समझ गए। नाउ वंस अगेन लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के ऊपर हमने स्टार्ट किया था। द क्वेश्चन वंस अगेन सेज कि पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। तो आप समझ रहे हैं, आई होप। थ्योरी क्या है? थ्योरी सिस्टमैटिक नॉलेज है। उसी सिस्टमैटिक नॉलेज का जो अप्लाइड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिक्स। दिस इज सिंपल। सेकंड देखिए, ओवरव्यू है किस चीज का? पॉलिटिकल ऑर्डर का। तो यहां पर ओवरव्यू क्या बोल रहा है? ओवरव्यू मतलब समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव, मतलब हमारा गोल, हमारा एंड गोल। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है, मतलब हम कहीं पहुंचना चाह रहे हैं। हमारा ओवरव्यू क्या है? पॉलिटिकल ऑर्डर, मतलब सोसाइटी के अंदर पीस मेंटेन करना, दैट इज द मेन एम। एंड थर्ड चीज, जो ये पॉलिटिकल थ्योरी है वो पॉलिटिकल के स्फीयर में है। सो पॉलिटिकल क्या है? मतलब एवरीथिंग जो कि प्राइवेट नहीं है, मतलब पब्लिक के स्फीयर में है। मतलब कि हम एक पॉलिटिकल थ्योरी जो बनाते हैं, कोई भी एक पॉलिटिकल थ्योरी अगर बनती है तो वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं बनती। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो किसी प्राइवेट के लिए नहीं बनेगी, वो हमेशा पब्लिक के लिए बनेगी। मतलब इट विल बी फॉर एवरीवन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, जिसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी को पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिटिकल ऑर्डर के साथ और पॉलिटिकल के साथ कनेक्ट किया, और तीनों की मीनिंग प्लस पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि चारों ही कीवर्ड्स के मीनिंग्स को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश की। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए लेट्स अंडरस्टैंड किस आंसर को आपको अप्रोच कैसे करना है। देखिए, जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के अंदर you'll talk about as to what is political theory, राइट? आप बताएंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। देन आप उसको रिलेट करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी का ही अप्लाइड फॉर्म जो है वो पॉलिटिक्स है। ठीक है, साथ ही साथ आप पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल ऑर्डर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स का जो एंड गोल है वही तो पॉलिटिकल ऑर्डर है। और ये पॉलिटिकल ऑर्डर हमें किस स्फीयर में चाहिए?
हमें प्राइवेट स्फीयर में नहीं चाहिए, राइट, हमें ये पब्लिक स्फीयर में चाहिए। इसी पब्लिक स्फीयर को हम पॉलिटिकल कहते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, हमारा इंट्रोडक्शन एक बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा एज टू वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द 4 कीवर्ड्स इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 लाइंस। हम एक प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्जामिनर विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, ठीक है। अब जब बॉडी का पार्ट आएगा इस आंसर का, तो यू विल स्टार्ट विद सिंपली पॉलिटिकल थ्योरी। आप पॉलिटिकल थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे। अब बताएंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी देखिए 2 टाइप कौन कौन से होते हैं। वन इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स, उसे हम नॉर्मेटिव थ्योरी कहते हैं, एंड सेकंड होता है उसे कहते हैं एम्पेरिकल थ्योरी, एम्पेरिकल थ्योरी, ठीक है। देखिए नॉर्मेटिव थ्योरी को अगर आप सिंपल शब्दों में समझें तो नॉर्मेटिव थ्योरी जो है नॉर्म्स पे बेस्ड होता है। नॉर्म्स का मतलब क्या है, नॉर्म्स का मतलब है वैल्यूज, ठीक है, आइडियाज, इसे कहते हैं नॉर्म्स। तो कोई भी ऐसी थ्योरी जो कि वैल्यूज या फिर आइडियाज पे बेस्ड हो उसे हम नॉर्मेटिव थ्योरी कहेंगे, और कोई भी ऐसी चीज जो कि साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड हो, ठीक है, समझिए इस चीज को, साइंटिफिक रिसर्च जैसे कि डेटा हो गया, फैक्ट हो गया, फिगर्स हो गए, राइट, ऑब्जर्वेशंस हो गए, इन सब चीजों पे बेस्ड हो उसे हम कहेंगे दैट दोज आर एम्पेरिकल थ्योरीज। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कि पॉलिटिकल थ्योरी 2 टाइप की होती है, नॉर्मेटिव थ्योरी एंड एम्पेरिकल थ्योरी। जो हमने ये सब बता दिया, उसके बाद हमें कुछ स्कॉलर्स को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना होगा, बिकॉज सी जब भी आप एक पॉलिटिकल साइंस का आंसर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर एक्सपेक्टेड कि आप यहां पर स्कॉलर्स को मेंशन करेंगे, बिकॉज जीएस और पॉल साइंस, सिंपल वर्ड्स में जीएस और ऑप्शनल का आंसर जो है वो बेसिकली जो डिफरेंशिएट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कॉलर्स ओनली, ठीक है। स्कॉलर्स यहां पर मेन रोल प्ले करते हैं। तो देखिए जब आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं और जब आप पॉलिटिकल थ्योरी में नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल थॉट का कंसेप्ट लेकर आएंगे तो यू हैव टू ट्राई एंड गिव कोई ऐसे स्कॉलर्स जो कि इसके तहत रेलिवेंट हो। तो यहां पर आपको 2 इंपॉर्टेंट आपको स्कॉलर्स मिलेंगे। पहले का नाम है कैटलिन, ठीक है, कैटलिन, और दूसरे का नाम है राफेल, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीस थिंग्स। देखिए कैटलिन क्या बोलते हैं। कैटलिन का स्टेटमेंट ये है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी होता है वो एंड वैल्यूज के बारे में बात करता है, मतलब किसी भी चीज की लास्ट में वैल्यू क्या है, मतलब हम क्यों उसको कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे दैट थिंग मैटर्स, ठीक है। किसी भी चीज को, स्टेट को अगर हम पावर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे वैल्यूज क्या है। अगर हम स्टेट को पावर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे वैल्यू क्या है। इसे कहते हैं सिंपल एंड वैल्यूज के ऊपर फोकस करना, और कैटलिन का मेन फोकस यही है, ठीक है। जो सेकंड जो स्कॉलर है उनका नाम है राफेल। देखिए राफेल यहां पर 2 कंसेप्ट लेकर आते हैं, एक लेकर आते हैं पॉलिटिकल साइंस का और एक लेकर आते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी का, ठीक है। नाउ देखिए पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में मेन डिफरेंस क्या है। अगर आप ध्यान से सोचें, पॉलिटिकल साइंस देखिए, साइंस किस चीज पे बेस करता है, ऑब्जर्वेशन पे। साइंस किसी चीज को ऑब्जर्व करता है उसके बाद उसे जनरलाइज करता है, ठीक है। आई होप आप उसको समझ रहे हैं। मतलब जब भी आप साइंस के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, और मतलब नॉट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो नेचुरल साइंसेस होती है वो लोग वो चीजें पहले ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद जनरलाइज करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में साइंस जो है वो डेटा पे, फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, इन सब पे बिलीव करता है। बट जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, फिलॉसफी टॉक्स अबाउट नॉर्म्स, वैल्यूज, आइडियाज, राइट। तो ये डिफरेंस ये राफेल ने बताया कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर मेन डिफरेंस ये है दैट साइंस टॉक्स अबाउट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं कि साइंस जो है वो एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करता है, मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन कैसे कर पा रहे हैं। बट जो फिलॉसफी है वो एक्सप्लेनेशन के बारे में बात नहीं करता, वो जस्टिफिकेशन के बारे में बात करता है, मतलब किसी चीज को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप सीधे शब्दों में कहें, साइंस जो है वो प्रूफ मांगता है, ठीक है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, मतलब प्रूफ मांगता है। बट जो फिलॉसफी है वो प्रूफ नहीं मांगता, वो किसी भी चीजों को मान लेता है अगर उसे जस्टिफाई किया जा सके तो। मतलब किसी भी तहत अगर आप किसी चीज को जस्टिफाई कर देते हो किसी भी रीजन से, तो दैट कम्स अंडर फिलॉसफी। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको साइंस को समझना हो तो अगर आप कोई भी लॉ लेते हैं, जस्ट सपोज लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सब का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट है, इनके प्रॉपर थ्योरीज प्रेजेंट है, इनके प्रॉपर प्रूफ्स प्रेजेंट है। बट अगर आप जस्टिफिकेशन, फिलॉसफी की बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट एनी माइथोलॉजी, राइट। अगर आप इंडियन माइथोलॉजी की बात करेंगे, क्या आपके पास या फिर किसी के पास हर एक माइथोलॉजी का प्रॉपर प्रूफ है? नहीं, राइट। वी हैव जस्टिफाइड दोज थिंग्स ऑन द बेस ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम, ऑन द बेस ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम, ऑन द बेस ऑफ आवर आइडियाज, राइट। तो ये डिफरेंस है बेसिकली साइंस और फिलॉसफी के बीच में। आई होप आप दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉपर्ली समझ पा रहे हैं। अब यहां पर जब हमने स्कॉलर्स की बात कर ली है, लेट्स टॉक अबाउट सम स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट जो है जो पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। थ्योरी मींस व्हाट, वैल्यूज, नॉर्म्स, दीज थिंग्स। सो आप यहां पर डायरेक्टली बिहेवियरलिस्ट थ्योरी को ला सकते हैं, जो बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, फिर जो बिहेवियरलिज्म है उसको आप लेकर आ सकते हैं। बिकॉज आप बिहेवियरलिज्म की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो थ्योरी पे विश्वास नहीं करते,
थ्योरी पे विश्वास नहीं करते। इसका सीधा सा मतलब है वो कहते हैं कि किसी भी चीज को आप वैल्यू के सिस्टम के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, बिहेवियरिज्म का कहना है। तो इस आंसर के अंदर आप बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट भी लेकर आ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस तरीके से जो बिहेवियरिस्ट स्कॉलर्स लाइक डेविड ईस्टन इन हिज अर्ली डेज, राइट, वो किस तरीके से कहा करते थे कि वैल्यू सिस्टम जो है वो अकेले ही किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर सकता है। इसीलिए बाद में ऑब्वियसली आप जानते हैं कि उन्होंने बिहेवियरिस्ट अप्रोच लेकर आए। उसके बाद उन्हें जब अपनी गलती पता चली तो वो पोस्ट बिहेवियरिज्म लेकर आए, बट दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। यहां पर आई होप आप समझ गए कि जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो डायरेक्टली पॉलिटिकल थ्योरी से कनेक्टेड है, बिकॉज वो वैल्यू सिस्टम पे मतलब बिलीव नहीं करता है। बट अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात करेंगे सो पॉलिटिकल थ्योरी अपने आप में ही नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल है। मतलब जो नॉर्मेटिव वाला कंसेप्ट है वो तो पूरी तरीके से वैल्यू सिस्टम पर ही बेस्ड है ना। आई होप आप समझ रहे हैं इसी को। तो समथिंग जो पूरी तरीके से वैल्यू सिस्टम पर बेस्ड हो, और देन कम्स अ स्कूल ऑफ थॉट जो कि बिहेवियरिज्म है, जो कि पूरी तरीके से वैल्यू सिस्टम को रिजेक्ट कर रहा है। तो अगर ये इसको रिजेक्ट कर रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट पॉलिटिकल थ्योरी के कंसेप्ट से। तो जब भी आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कोई भी स्कूल ऑफ थॉट पूछा जाता है तो ट्राई टू ऑलवेज मेंशन बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये सब चीजें बता चुके होंगे, नाउ सिंस दिस इज अ 10 मार्कर, तो आपको अब अपने आंसर को एंड करना है। ठीक है, जब आंसर को अपने एंड करना है तो आप आंसर को देखिए कुछ इस तरीके से हमें एंड करना है कि हमें उस पर्टिकुलर जो एग्जामिनर जो हमारे कॉपी चेक कर रहे हैं उन्हें हमें ये भी बताना है कि वी नो एवरीथिंग। ठीक है, हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो चीजें पूछी गई हैं उनको बता दिया है। नाउ वी हैव टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, तो बैलेंस अप्रोच की सीधी सी मतलब आप समझो कि जब भी कंक्लूड करना है आंसर को, एंड करना है आंसर को, तो पॉलिटिकल थ्योरी के इंपॉर्टेंस के साथ हम बात कर सकते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ ऑल्दो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि वैल्यूज की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट वी नो कि वैल्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। तो हम अपने कंक्लूजन के अंदर ये मेंशन कर सकते हैं कि वैल्यू जो है वो किस तरीके से आज या फिर हमेशा ही बिहेवियर को गाइड करते हैं, राइट। किसी भी पर्सन के बिहेवियर को गाइड करने वाला जो सबसे बेसिक टेनेट है वो क्या है, दैट इज एक्चुअली वैल्यू, राइट। यहां पर आप कुछ स्कॉलर्स को भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर देयर वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर एंड्रयू हेकर थे। ठीक है, आप उनको यहां पे मेंशन कर सकते हैं। नाउ यहां पर एंड्रयू हेकर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हर वो पर्सन जो कि एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, ठीक है, मतलब जो पॉलिटिकल थ्योरीज बना रहा है या फिर जो पॉलिटिकल थ्योरी के साथ कनेक्टेड है, उसे हमेशा एक डबल रोल प्ले करना पड़ता है। सो डबल रोल किस चीज का? डबल रोल प्ले करना पड़ता है दैट एवरी सिंगल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज वेल एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। सो हर एक पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट है वो एक साइंटिस्ट भी है प्लस फिलोसोफर भी है। सो एक्चुअली एंड्रयू हेकर यहां पर बोलना क्या चाहते हैं? एंड्रयू हेकर का सिंपल स्टेटमेंट ये है कि जो पॉलिटिक्स का जो कंसेप्ट है या फिर जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ साइंस या फिर सिर्फ फिलोसफी के दम पे नहीं चल सकती। ठीक है, दोनों ही अकेले, मतलब अगर सिर्फ साइंस के बेसिस पे हम कोशिश करें जैसे कि बिहेवियरिस्ट ने कोशिश की थी, या फिर सिर्फ फिलोसफी के दम पे हम कोशिश करें, सिर्फ इसके बेसिस पे कोशिश करें, दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगी। सो एंड्रयू हेकर का कहना ये है दैट किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए हमारे पास फिलोसफी प्लस साइंस दोनों का ही एक प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर मिक्सचर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर हमने पॉलिटिकल थ्योरी को कनेक्ट किया पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिटिकल ऑर्डर के साथ और पॉलिटिकल के साथ। ठीक है, इसके अलावा आई ट्राइड माई बेस्ट कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें उन्हें मेंशन करना चाहिए, एवरी सिंगल थिंग हैज बीन डिटेल्ड, मतलब उसको डिटेल में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डे 1 जो कि पॉलिटिकल थ्योरी और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में बात कर रहा था वो अच्छे से और डिटेल से समझ आ चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ डे 1। नाउ डे 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म के बारे में बात करता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, देन विल मूव ऑन टू द आंसर पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि जो पोस्ट बिहेवियरिज्म is a project to reform ideological conservatism and abstraction in behavioral theory comment। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। इस स्टेटमेंट को अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये बोल रहा है कि जो पोस्ट बिहेवियरिज्म वाला जो कंसेप्ट था वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि बिहेवियरल थ्योरी, सिंपल वर्ड्स में बिहेवियरल थ्योरी क्या है? द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट था उस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के दो चीजों को चेंज कर रहा है, दो चीजों को रिफॉर्म कर रहा है। पहली चीज क्या है? आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म, जिस चीज में बिहेवियरिज्म बिलीव करता था, और सेकंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बिहेवियरल थ्योरी। मतलब एब्स्ट्रैक्शन मतलब समथिंग दैट इज नॉट क्लियर।
ठीक है। सो पहला आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म हो गया और दूसरा एब्स्ट्रैक्शन हो गया। इन दोनों ही चीजों को रिफॉर्म करना चाहता था पोस्ट बिहेवियरिज्म। और सीधे अगर हम इसको और सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो बिहेवियरिज्म के अंदर दो मेन चीजें थी, पहला आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म और दूसरा था एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बिहेवियरल थ्योरी। इन दोनों को चेंज करके, सिंपल वर्ड्स में रिफॉर्म करके, बिहेवियरिज्म जो है वो अपने आप को पोस्ट बिहेवियरिज्म की तरफ लेके जाता है। इसी चीज को कमेंट करने के बारे में बोला गया है। कमेंट को सिंपल अगर हम शब्दों में समझे, कमेंट का मतलब होता है, देखिए कमेंट एक डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव मतलब वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, मतलब आपको अपने आंसर में कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, वो आपको डायरेक्टिव से पता चलता है। यूपीएससी के क्वेश्चंस में आपको अलग अलग टाइप के डायरेक्टिव्स मिलेंगे, उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है दैट इज कमेंट। कमेंट का मतलब होता है इसमें आपको अपने व्यूज लिखने होते हैं, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करते हुए अपने व्यूज लिखने होते हैं, ठीक है। नाउ ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली 10 मार्कर है। 10 मार्कर का मतलब है कि दिस क्वेश्चन हैज टू बी रिटन विद इन 150 वर्ड लिमिट, ठीक है, यानी कि 150 शब्दों के अंदर हमें इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा और डिटेल से समझे, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आप हिडन मीनिंग को समझे, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बिहेवियरलिज्म का पोस्ट बिहेवियरलिज्म के एवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि बिहेवियरलिज्म किस तरीके से पोस्ट बिहेवियरलिज्म में चला गया, मतलब किस तरीके से बिहेवियरलिज्म के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जो कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने किए, उसके कारण ये स्कूल ऑफ थॉट, नया स्कूल ऑफ थॉट ओरिजिन होता है। इसी चीज के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नाउ एज टोल्ड अर्लियर, इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, बट उस आंसर के आसपास की जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो भी बता दूंगा अलॉन्ग विद द अप्रोच टू द आंसर, ताकि आपको एक प्रॉपर वे में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए, प्लस आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो सबका सब रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिहेवियरलिज्म का कंसेप्ट है क्या। देखिए, जो बिहेवियरलिज्म है वो प्रोपोन किया गया था, मतलब इट वाज प्रपोज्ड बाय डेविड ईस्टन, ठीक है। डेविड ईस्टन नाम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने इस चीज को प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था दैट देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट कॉल्ड एज बिहेवियरलिज्म, ठीक है। अगर हम बिहेवियरलिज्म की बात करें तो इसका बैकग्राउंड क्या है, देखिए डेविड ईस्टन बोलते हैं कि दो टाइप के साइंस होते हैं, ठीक है। पहला साइंस होता है उसे कहते हैं नेचुरल साइंस, ठीक है, और जो दूसरा साइंस होता है उसे कहते हैं सोशल साइंस। नाउ जो नेचुरल साइंस होता है इसे सीधे शब्दों में प्योर साइंस कहते हैं, ठीक है। प्योर साइंस का एग्जांपल क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये सब इसे हम कहते हैं नेचुरल साइंस या फिर प्योर साइंस। सीधे शब्दों में इसको हम समझें तो ये ऐसे साइंसेस हैं जिसको हम सिंपली डेटा, फैक्ट्स, फिगर, इनके बेसिस पे समझ सकते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं नेचुरल साइंस या फिर प्योर साइंस। नाउ जो सेकंड टाइप का साइंस होता है उसे कहते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस जिसे अभी के टाइम में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबको मानते हैं, बट उस टाइम में जो सोशल साइंस है इसका सीधा सा मतलब ये था, कोई भी ऐसा साइंस जिसके थ्रू हम सोसाइटी की बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वंस अगेन, सोसाइटी की बिहेवियर मतलब हमारे आसपास का जो समाज है उस समाज के बिहेवियर को, किस तरीके से समाज चेंज हो रहा है, किस तरीके से समाज कोई काम कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो समाज अगर कुछ कर रहा है, यानी कि जो इंडिविजुअल है या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए जो साइंस यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज सोशल साइंस, ठीक है। अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस को सीधे शब्दों में एक सोशल साइंस आप समझ सकते हैं, बिकॉज वो समाज के चेंजेस को समझने की कोशिश करता है। बट यहां पर डेविड ईस्टन नाम का एक पर्सन आता है, ठीक है, और डेविड ईस्टन बोलते हैं कि वो इस बात को नहीं मानते कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक सोशल साइंस है। अब समझिए क्यों ऐसा कह रहे थे। नाउ उनका ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था बिकॉज पॉलिटिकल साइंस को अभी तक वैल्यूज एंड नॉर्म्स के बेसिस पे देखा जाता था। वैल्यूज, नॉर्म्स हो गए या फिर आप आइडियाज कह सकते हैं, राइट, इनके बेसिस पे देखा जाता था। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो वैल्यूज के बेस पे है, मतलब कोई पर्सन की वैल्यू क्या है, उसके नॉर्म्स क्या है, उसके आइडियाज क्या है, ये इस बात से डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी का पॉलिटिकल साइंस को हम किस तरीके से देख सकते हैं। बट डेविड ईस्टन ऐसा नहीं मानते हैं। डेविड ईस्टन का मानना यह है कि पॉलिटिकल साइंस को हम सिर्फ वैल्यूज या फिर नॉर्म्स के बेसिस पर ही क्यों देखें, क्यों ना हम पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस बना दें। अब प्योर साइंस कैसे बना सकते हैं? प्योर साइंस को बनाने का सिंपल तरीका ये है कि उसे हम वैल्यूज के टर्म्स में ना देखें, उसे हम नॉर्म्स के टर्म्स में ना देखें, हम उसे आइडियाज के टर्म्स में ना देखें। तो फिर किसके टर्म्स में देखना है? इसे हम डेटा, फिगर्स, फैक्ट्स, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, राइट, इन सब चीजों के बेसिस पे देखना है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो डेविड ईस्टन का मानना यह था कि किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम वैल्यू और नॉर्म्स और आइडियाज की हेल्प लें,
उसके अलावा हम डेटा, फैक्ट्स, फिगर इनके बेसिस पर भी किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। देखिए, यही स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरलिज्म आगे जाकर बनता है, ठीक है। इसी स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं बिहेवियरलिज्म, जिसमें सीधे शब्दों में कहें तो ये माना जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए आपको वैल्यूज या फिर नॉर्म्स या फिर आइडियाज की जरूरत नहीं है। आप उसे सिंपली डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब सीधे शब्दों में साइंटिफिक डेटा जो है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं। अब इसके पीछे जो डेविड ईशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका आइडिया था वो ये था कि देखिए, कोई भी चीज जो वैल्यू या फिर नॉर्म्स के बेसिस पर है वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स को अपने अंदर लेती है। मतलब कि कोई भी चीज ऐसी है जो कि वैल्यूज के बेस पे है, तो वो वैल्यूज कहां से आ रहे हैं? वो वैल्यूज हमारे हिस्ट्री से आ रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन से आ रहे हैं, राइट। तो डेविड ईशन का मानना यह था कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे समाज में, सोसाइटी में अभी हो रही है, मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल फिनोमिना जो अभी हमारे समाज में हो रहा है, उसे हम हिस्ट्री के बेसिस पे कैसे सॉल्व कर दें, राइट। इसलिए वो बोलते हैं कि वैल्यू और नॉर्म के बेसिस पे हम पॉलिटिकल साइंस को नहीं समझ सकते, नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो सीधे शब्दों में हमें उसे डेटा या फिर फैक्ट्स के बेसिस पे समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मानना यहां पर यह भी था कि एज लॉन्ग एज, यानी कि जब तक हम पॉलिटिकल साइंस को फैक्ट्स और फिगर्स से दूर रखेंगे, मतलब फैक्ट्स और फिगर्स हम इसके पास नहीं आने देंगे और इसे हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज के टर्म में देखेंगे, तब तक इसके अंदर कोई भी एडवांसमेंट नहीं हो सकती है। हम इसके अंदर कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते, हम कोई भी एडवांसमेंट मतलब रिसर्च को आगे बढ़ा करके इस पॉलिटिकल साइंस के फील्ड को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा डेविड ईशन का मानना था। इसलिए डेविड ईशन का सिंपल शब्दों में मानना यह था कि पॉलिटिकल साइंस को हम सिर्फ वैल्यू के बेस पे नहीं रख सकते, बांध के नहीं रख सकते, उसे हमें ओपन करना होगा और ओपन कुछ इस तरीके से करना होगा कि हम पॉलिटिकल साइंस को डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर, जो कि हम बाकी नेचुरल साइंसेज जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिस तरीके से इनको हम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम डेटास को यूज करते हैं, फैक्ट्स को यूज करते हैं, सेम तरीके से हमें पॉलिटिकल साइंस को भी यूज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा डेविड ईशन का मानना था और इसी स्कूल ऑफ थॉट को क्या बोलते हैं? बिहेवियरलिज्म। चलो, बिहेवियरलिज्म को अगर हम प्रॉपर्ली समझे तो बिहेवियरलिज्म जो है 1950s से लेकर के 1970s, मतलब कि आप देखो तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, मतलब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला टाइम जो है, वहां पर बिहेवियरलिज्म बेसिकली उठना स्टार्ट होता है, मतलब इट स्टार्टेड टू राइज। और बेसिकली ये जो सबसे ज्यादा राइज होता है वो अमेरिकन सोसाइटी में होता है। अमेरिकन जो सोसाइटी है वहां पर अमेरिकन सोशल साइंसेस बहुत ज्यादा अप्रोच होने लगती है, बहुत ज्यादा उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है वो बोलना स्टार्ट करते हैं। उसके कारण बिहेवियरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पर राइज होती है, राइट। और जब ये राइज होती है तो इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था कि ये किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को, ठीक है, वैल्यूज और नॉर्म्स से हट करके कंसेप्ट, हाइपोथेसिस, थ्योरी, इन सब चीजों पे बेस करना चाहते थे, ठीक है। वंस अगेन समझिए, जब बिहेवियरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट यूएसए के जो सोसाइटी है उसके अंदर उठना स्टार्ट होती है, तो वहां पर उनका मेन चीज ये होता है, उनका मेन वैल्यू ये होता है, मेन उनका अप्रोच ये होता है कि वो वैल्यू या फिर नॉर्म्स के बेसिस पर किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, रादर वो ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करने का बेस्ड ऑन कंसेप्ट हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, थ्योरीज हो गई, प्रोटोकॉल्स हो गए, राइट। इन सब चीजों को बीच में लेकर आते हैं। तो बेसिकली इनकी कोशिश क्या थी? कोशिश थी कि पॉलिटिकल साइंस को एक सोशल साइंस से हटा करके आपको लेकर आना है प्योर साइंस की तरफ, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए। सोशल साइंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्योर साइंस, ये बिहेवियरलिज्म का मेन कंसेप्ट था जो कि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर प्रिविलेंट थी अराउंड 1950 से लेकर के 1970s के बीच में। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि बिहेवियरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट था उसका सबसे इंपॉर्टेंट फोकस क्या था? देखिए, दे वर एक्चुअली रनिंग आफ्टर अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? व्हाई डू पीपल डू व्हाट दे डू? ठीक है, मतलब सीधे शब्दों में अगर इंसान कोई कुछ भी करता है तो क्यों करता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो बिहेवियरलिज्म का मानना यह था कि देखो, आप सिर्फ चीजों को मान मत जाओ, मतलब डोंट जस्ट अग्री, ठीक है। सिर्फ मानना नहीं है, बट आपको कोशिश करना है उसका रिजल्ट पता करने की, उसका रीजन पता करने की कि आखिर अगर सोसाइटी में कोई चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर इलेक्शन होने वाला है एंड द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड एज ए, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जस्ट सपोज दिस इज द जनरल इलेक्शन ऑफ 2014 जो कि इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन हुआ था। और फॉर एग्जाम्पल यहां पर इलेक्शन होते हैं एंड अ पार्टी कॉल्ड एज XYZ कम्स इनटू पावर, ठीक है। उसके बाद 2019 के अंदर फिर से यहां पर इलेक्शन होते हैं द सेम प्लेस A, ठीक है, और यहां पर XYZ जो है वो हार जाती है एंड पार्टी कॉल्ड एज जस्ट सपोज ABC इट कम्स टू पावर, ठीक है। नाउ व्हेन दिस शिफ्ट चेंजेस विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years, पीपल के बिहेवियर में चेंज आया। बिकॉज देखो,
इन्हीं पीपल ने, जो यहां पर लोग रहते हैं, उन्होंने पहले एक दूसरी पार्टी को वोट किया था, बट द सेम पीपल दे एक्चुअली वोटेड फॉर अ डिफरेंट पार्टी दिस ईयर। ठीक है, मतलब 5 साल के बाद उन्होंने अपना वोट चेंज कर दिया। नाउ यहां पर जो बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, उनका मानना यह है कि आप यहां पर क्वेश्चन करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पीपल के बिहेवियर में जो चेंज आया है वो चेंज क्यों आया है, व्हाई दिस चेंज केम। नाउ दिस इज कॉल्ड एज बिहेवियरिज्म। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि बिहेवियरिज्म को आगे लेकर जाता है, कि दे से कि क्वेश्चन करो हर चीज को, ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू अगर कोई सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों हो रहा है। तो इससे पहले क्या होता था, देखो इससे पहले ऐसा होता था कि अगर कोई चेंज आया है तो वो लोग सिंपली अग्री कर लेते थे, दे सिंपली अग्रीड कि चलो ठीक है चेंज आ गया। बट बिहेवियरिज्म सेड कि व्हाई दिस चेंज केम, उस चीज को पता लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये व्हाई कैसे पता लगाना है, दैट हैज टू बी डन थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, जैसा हमने बात की भी, प्रोटोकॉल हो गया, बहुत सारे कंसेप्ट, हाइपोथेसिस, इन सब चीजों की हेल्प लेकर के हमें कोशिश करनी है पता लगाने की कि आफ्टर ऑल अगर ये चेंज आया है तो चेंज क्यों आया है। रादर जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो बोलते थे कि चलो ठीक है चेंज आ गया, जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड कि चेंज आ गया। तो सिंपली अंडरस्टैंड करना, उसे कहेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। बट द मोमेंट वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एज टू व्हाई दिस चेंज केम, देन वी आर इनटू बिहेवियरिज्म। अब देखिए, जब आप इस चीज को समझ गया कि एग्जैक्टली बिहेवियरिज्म और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, नाउ यहां पर हम समझते हैं जो डेविड ईस्टन थे वो यहां पर 8 डिफरेंट टेनेट्स लाते हैं, मतलब कि सिंपल 8 डिफरेंट फीचर्स लेके आते हैं कि अगर कोई भी सोसाइटी बिहेवियरलेस सोसाइटी है तो उसे हम किस तरीके से पहचान सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर सोसाइटी इज बिहेवियरलेस सोसाइटी। देखिए, पहली बात तो उसके बिहेवियर में रेगुलेशन होगा। ठीक है, मतलब उसके बिहेवियर को रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी, या फिर सिंपल वर्ड में समझे तो रेगुलरिटीज होंगी। ठीक है, सेकंड देखो, इसी बिहेवियर के बीच में वेरिफिकेशन होगा, मतलब कोई भी चीजें जब हो रही है, मतलब कोई भी बिहेवियर वगैरह चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको वेरीफाई किया जाएगा। थर्ड, द फोकस विल बी ऑन टेक्निक, कि कैसे करना है, कोई चेंजेस कैसे लाने हैं, किस तरीके से हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं, इन सब चीजों को। फोर्थ इज क्वांटिफिकेशन, मतलब हम क्वालिटी से ज्यादा वहां पर क्वांटिटी की बात करते हैं कि कितना हुआ है, अगर चेंज आया है तो कितना आया है, क्यों आया है, राइट, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फिफ्थ टॉक्स अबाउट वैल्यू। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर वैल्यूज की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बिहेवियरिज्म अप्रोच के अंदर वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू खत्म नहीं हुई है, बट उसकी वैल्यू कम हो गई है, मतलब वैल्यू की वैल्यू कम हो गई है। बाकी सारी चीजें जो है वो लोग भी अपना एक प्रोमिनेंट प्लेस लेकर के आगे आ गए हैं। ठीक है, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसे कहते हैं सिस्टमाइजेशन। सिस्टमाइजेशन का मतलब है कि किसी भी चीज को सिस्टम के रूप के मतलब अंदर लाना, मतलब किसी भी एक चीज का जो कि पहले किसी सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर नहीं था, उसे हम उठा करके अगर एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर लेकर आए हैं, मतलब हमने उसको प्रॉपर्ली कोडिफाई कर दिया है सिंपल वर्ड्स में, तो उसे कहते हैं सिस्टमाइज, मतलब उसको सिस्टमाइज करना। ठीक है, तो कोडिफाई कर दिया मतलब हमने उसको एक प्रॉपर रूल्स के अंदर डाल दिया है। देन सेवेंथ बोला कि जब भी कोई एक सोसाइटी बिहेवियरलेस सोसाइटी हो जाएगी तो वो प्योर साइंस पे बिलीव करेगी, मतलब कि सोशल साइंस पे ना करके प्योर साइंस पे बिलीव करेगी। और प्योर साइंस का सीधा सा मतलब क्या है कि वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके इस तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेगी। एंड द लास्ट वन जो 8th टेनेट है, उसे कहते हैं कि जो भी हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर रिसर्च करेंगे उसे हम इंटीग्रेट करेंगे विद अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जहां बोला गया कि पॉलिटिकल साइंस एक प्योर साइंस है, लेकिन इसके अंदर जो भी रिसर्च होगा हम कोशिश करेंगे उसको इंटीग्रेट करना है बाकी डिफरेंट सोशल साइंसेस के साथ में। तो इस तरीके से यहां पे डेविड ईस्टन जो थे उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्यों और कैसे बिहेवियरिज्म अप्रोच जो है वो सही होगा पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो आई होप आपको बिहेवियरिज्म प्रॉपर्ली समझ आ गया। बिहेवियरिज्म को अगर हम सीधे शब्दों में डिफाइन करें तो उसका कहना यह था कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस को सोशल साइंस से हटा करके एक प्योर साइंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये बिहेवियरिज्म का मेन स्कूल ऑफ थॉट था। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर से डेविड ईस्टन की बात करते हैं। देखिए, अब डेविड ईस्टन के थोड़ा सा आगे की समझते हैं। 1969 के आसपास में डेविड ईस्टन वाज गिविंग अ प्रेसिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, वो एड्रेस दे रहे थे एट एक टाइप अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन चल रहा था, वहां पर एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो वहीं पर डेविड ईस्टन एक एड्रेस देते हैं, मतलब ही एक्चुअली एड्रेस दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बोला कि बिहेवियरिज्म अप्रोच के अंदर जो हम पॉलिटिकल रिसर्च के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं उस चीज से डेविड ईस्टन काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। मतलब he said that he is not at all satisfied कि जो भी रिसर्च वगैरह चल रहे हैं उससे क्या हम कोई सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं? नो, डेविड ईस्टन सेड नो, हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। नाउ यहां पर डेविड ईस्टन ने पहली बार माना कि जो हम बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट लेकर आए वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को सोशल साइंस से हटा करके, ठीक है, उसे नेचुरल साइंसेस की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज देखो, अगर आप ध्यान से समझो तो जो सोशल साइंस है वो वैल्यूज पे बेस्ड है।
ठीक है, और जो नेचुरल साइंस है वो डेटा पे बेस्ड है। और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी चीज है जहां पर लोगों के वैल्यूज डायरेक्टली यूज होते हैं। तो एक ऐसी चीज जिसके अंदर वैल्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहां से हम वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं? हम उसको पूरी तरीके से निकाल के अगर हम डेटा के ऊपर डाल देंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा रह नहीं जाएगी, राइट? और यहाँ पर बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। सो दिस वाज द स्पीच जो कि डेविड ईस्टन ने 1969 में दी थी, जहां से एक्चुअली जो बिहेवियरिज्म था उसकी वैल्यू कम होनी स्टार्ट हुई और यहां से एक पोस्ट बिहेवियरिज्म का एक कंसेप्ट हल्का सा इमर्ज होना स्टार्ट हुआ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली पोस्ट बिहेवियरिज्म क्या है। क्या आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है इट रोज अगेंस्ट बिहेवियरिज्म? नो, देखिए इसको समझो। जो बिहेवियरिज्म है इट इज अ स्कूल ऑफ थॉट, राइट? इस चीज को आप पूरी तरीके से एग्री करते हैं दैट इट इज अ स्कूल ऑफ थॉट। बट जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है इट इज नॉट अ स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है? सबसे पहले तो ये समझना है ये कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। जो पोस्ट बिहेवियरिज्म था ये एक टाइप का रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है? रिफॉर्म मूवमेंट है, सिंपल शब्दों में समझे तो टाइप का प्रोटेस्ट मूवमेंट है। ना प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट? प्रोटेस्ट था बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट। भी समझना, पोस्ट बिहेवियरिज्म कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है जो कि बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट आया। पोस्ट बिहेवियरिज्म एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है जो कि बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट आया, ठीक है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। नाउ जब यहां पर पोस्ट बिहेवियरिज्म आता है तो यहां पर डेविड ईस्टन एक स्टेटमेंट जो बोलते हैं कि हम सोशल साइंस या फिर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते टाइम वैल्यूज की या फिर नॉर्म्स की या फिर आइडियाज की जो इंपॉर्टेंस है उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हम हर एक पॉलिटिकल साइंस के प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ डेटा, रिसर्च इसके हेल्प से सॉल्व कर देंगे और वहां पर वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। बिकॉज अगर आप ध्यान से सोचिए तो पॉलिटिकल साइंस में वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं जो आज के टाइम में हमारे सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब इन टुडे। तो अभी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसे हम आज के वैल्यू सिस्टम के बिना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो आज के टाइम में आज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी के टाइम के प्रेजेंट जनरेशन के वैल्यू सिस्टम को समझना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना और उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज जो हमारे डेविड ईस्टन थे उनको ये चीज समझ आ गई एंड ही ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू एवरीवन, ठीक है? अब देखिए यहां पर मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखाता हूं, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग मोर क्लियरली। देखिए सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है? उसके बाद आता है बिहेवियरलिस्ट अप्रोच और उसके बाद आता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है? एक रिलेशन क्रिएट करते हैं तीनों के बीच में। देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो वैल्यूज के ऊपर फोकस करता था, तो जो बिहेवियरलिज्म था इट केम अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म। मतलब बिहेवियरलिज्म जो था वो ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं मान रहा था और बिहेवियरलिज्म ने बोला कि जो भी वैल्यू सिस्टम है वो पूरी तरीके से गलत है, हमें यहां पर डेटा और फैक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है? ऐसा बिहेवियरलिस्ट अप्रोच ने बोला। बट यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म था वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट नहीं था, साथ ही साथ जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म था वो बिहेवियरलिज्म अप्रोच के अगेंस्ट भी नहीं था। उसका सीधा पोस्ट बिहेवियरलिज्म का सीधा सा मतलब यह है कि एक टाइप का सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब उसने कुछ आइडियाज ट्रेडिशनल अप्रोच से लिए प्लस कुछ आइडियाज बिहेवियरलिज्म से लिए और दोनों को कंबाइन करके सिंथेसाइज करने की कोशिश की, ठीक है? आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। प्लीज अंडरस्टैंड कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज नॉट अगेंस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच, इट इज नॉट अगेंस्ट बिहेवियरल अप्रोच, रादर इट इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ ट्रेडिशनल प्लस बिहेवियरलिस्ट अप्रोच। तो इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम यह था कि ये कंट्रीब्यूट करना चाहता था ट्रेडिशनल प्लस बिहेवियरलिस्ट को साथ मिलाकर प्लस कुछ न्यू एलिमेंट्स को ऐड करके एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट बनाना चाह रहा था जिसका नेम आगे जाकर पोस्ट बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कौन कौन से ऐसे स्कॉलर थे जो कि पोस्ट बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन जो है एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आते हैं जो कि बिहेवियरलिज्म प्लस पोस्ट बिहेवियरलिज्म दोनों के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो नाम है उनका नाम है ऑस्टिन रैनी, ठीक है? सो ऑस्टिन रैनी। और जो थर्ड थे उनका नाम था पीटर एच मार्कल, ठीक है? ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे जो कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड है। नाउ वंस अगेन प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था इट वाज नॉट एंटी बिहेवियरलिज्म, ठीक है? एंटी बिहेवियरलिज्म नहीं था। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इट एडेड सम एलिमेंट्स टू बिहेवियरलिज्म, ठीक है? बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, बिहेवियरलिज्म के अंदर ही कुछ न्यू चीजों को ऐड कर रहा है। नाउ अगर हम समझे कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म कब आता है, इट केम इन 1969, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था जब डेविड ईस्टन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना स्पीच दे रहे थे, ठीक है? उस टाइम पोस्ट बिहेवियरलिज्म का कंसेप्ट एक्चुअली पहली बार आता है।
तो अगर हम पोस्ट बिहेवियरिज्म के बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर हम यहां पर समझ सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पर जो साइंटिफिक मेथड था उसकी वैल्यू हमने कंपैरेटिवली कम कर दी। ठीक है, पोस्ट बिहेवियरिज्म के अंदर हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ साइंस के ऊपर फोकस नहीं करना है, मतलब बाकी चीजों के ऊपर भी फोकस करो। तो कंपैरेटिवली जो साइंस के ऊपर जो फोकस था वो कम हो गया, मतलब इट वाज लेस एम्फसाइज्ड नाउ। सेकंड, अब बोला गया कि जो पॉलिटिकल साइंस है, अगर पॉलिटिकल साइंस को आपको एज अ डिसिप्लिन मतलब एज अ सब्जेक्ट अगर आपको इवॉल्व कराना है तो इसको और ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेंगी। मतलब कि आप पॉलिटिकल साइंस को किस तरीके से सोसाइटी की ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कराना चाहते हैं, इस चीज को प्रॉपर्ली में ध्यान रखने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि पॉलिटिकल साइंस यहां पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, मतलब सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ठीक है, ये चीज समझना हो। तो सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम को समझना होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ऑटोमेटिकली आप सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझना स्टार्ट कर देंगे, और जब मोमेंट आप प्रॉब्लम को समझना स्टार्ट कर देंगे तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काफी नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि पोस्ट बिहेवियरिज्म के अंदर आता है वो बोलता है दैट सब्सटेंस विल प्रीसीड टेक्निक। इसको समझिए, दो कीवर्ड्स हैं यहां पर, एक है सब्सटेंस, एक है टेक्निक। जो पोस्ट बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो ये बोलता है कि जब भी आपको कोई भी काम करना हो तो उस काम करने से पहले एक चीज ध्यान रखिए कि उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होगा। सब्सटेंस का सीधा सा मतलब है बेस होगा, मतलब जिस बेस के ऊपर आप वो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपका कुछ लार्जर गोल होगा, लार्जर एम होगा, राइट? दैट थिंग इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। वो सब्सटेंस हमेशा प्रिसीड करना चाहिए टेक्निक, मतलब कोई काम आप कैसे करने वाले हैं, हाउ जो है, हाउ दैट इज लेस इंपॉर्टेंट एंड वाई इज इंपॉर्टेंट। आप क्यों वो काम करना चाहते हैं और किसके बेटरमेंट के लिए करना चाहते हैं, वो गोल क्या है आपका, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो कैसे करना है वो कम इंपॉर्टेंट है, बट क्या करना है और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए करना है, एंड गोल क्या है, सोसाइटी का बेटरमेंट, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसलिए पोस्ट बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि जो सब्सटेंस है इट विल प्रीसीड टेक्निक, मतलब सब्सटेंस विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्निक व्हाइल सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, अब एक बार फिर से हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म दोनों के एवोल्यूशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको इन दोनों के इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया, राइट? अब हम एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन के अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, बोल रहा है कि जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने रिफॉर्म करने की कोशिश की दो चीजों को, पहला आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म और दूसरा एब्स्ट्रैक्शन। किस चीज में? बिहेवियरिज्म के अंदर। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर कि पोस्ट बिहेवियरिज्म दो चीजों को चेंज कर रहा है, पहला आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म को और दूसरा एब्स्ट्रैक्शन को, जो कि पहले बिहेवियरिज्म के अंदर प्रेजेंट था। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। ठीक है, अब हम शॉर्ट में इसका अप्रोच देख लेते हैं, ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरी सिंगल थिंग। अब देखिए, यहां पर पहली बात तो बोल रहा है कि बिहेवियरिज्म के अंदर दो मेन प्रॉब्लम्स देखी गई थी पोस्ट बिहेवियरिस्ट के द्वारा, और उन दोनों ही चीजों को सॉल्व किया गया। पहला क्या था? आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, जो बिहेवियरिज्म था, उसने ये चीज मान ली थी कि अगर हमें कोई भी चीज का सॉल्यूशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू ही मिल सकता है, किसी और चीज के थ्रू नहीं मिलेगा, राइट? वो इस चीज को एडमेंटली मान के बैठा हुआ था कि रिसर्च के अलावा और कोई भी चीज नहीं है जो कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म। मतलब आपने अपने दिमाग के अंदर एक चीज को कंजर्व कर लिया, मतलब यू हैव डिसाइडेड, और मतलब यू हैव स्टीरियोटाइप्ड वन थिंग कि अगर मुझे सॉल्यूशन मिलेगा तो इसी चीज से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो आपकी जो आइडियोलॉजिकल है, जो आपकी जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिज्म की तरफ जा रही है, एंड दिस इज, और बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का कंजर्वेटिज्म क्या है कि हर चीज का सॉल्यूशन साइंटिफिक रिसर्च है। वन थिंग, इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की पोस्ट बिहेवियरिस्ट थ्योरी ने। और सेकेंड वॉज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का सीधा सा मतलब यह है कि आप वैल्यूज एंड नॉर्म से आप दूर जा रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ डेटास, फैक्ट्स, फिगर्स और जो रिसर्च, इन सब के ऊपर आप इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट? तो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट ने यह भी कोशिश की थी, इन दोनों ही चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की थी पोस्ट बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ गए कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं।
एंड में जब आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे, जब आप इसके एंडिंग की तरफ जाएंगे, तो यू हैव टू वंस अगेन शो अ बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, आपको बैलेंस्ड अप्रोच शो करना है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, आप यहां पर बता सकते हैं कि किस तरीके से जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसने जो एक ऑलरेडी डिबेट चलता आ रहा था, वैल्यू वर्सेस फैक्ट का डिबेट, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर वैल्यू की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए या फिर फैक्ट फिगर्स डेटा की, इस डिबेट को कहीं ना कहीं कम करने में काफी ज्यादा हेल्प की है पोस्ट बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ने, राइट। पोस्ट बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है कि सिर्फ वैल्यू या फिर सिर्फ फैक्ट दोनों ही अकेले में इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर हमें दोनों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। ओनली देन द पोस्ट बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट विल कम इनटू एक्शन, और तभी हम पॉलिटिकल साइंस को एक प्रॉपर साइंस की तरह डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, आप यहां पर एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि देखिए, जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट था इस मामले में, वो बात करता है वैल्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है, और जो बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था वो बात करता है आपके डेटाज एंड फैक्ट्स के बारे में, राइट। अगर हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो क्या हम जो ट्रेडिशनल सेंस है इसे हम थीसिस कह सकते हैं, दिस वाज वन थीसिस, ठीक है, और जो बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था इसे हम एंटी थीसिस कह सकते हैं, राइट, दिस वाज अगेंस्ट इट, मतलब दिस वाज अगेंस्ट ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट। नाउ व्हेन यू कंबाइन बोथ ऑफ दिस यू कम एट पोस्ट बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, एंड पोस्ट बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को आप कह सकते हो सिंथेसिस। आपने ये डेफिनेटली चीज पढ़ा होगा, थीसिस प्लस एंटीथेसिस कंबाइंड टू फॉर्म सिंथेसिस। सो पोस्ट बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इज एक्चुअली अ सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच प्लस बिहेवियरल जो बिहेवियरल अप्रोच था, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन प्लस आज के जो दोनों ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी एंड सेकंड अबाउट बिहेवियरलिज्म का जो एवोल्यूशन हुआ है पोस्ट बिहेवियरलिज्म का, उसका मेन रीजन, इन दोनों ही चीजों को आपको समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिली हो इस पर्टिकुलर वीडियो से। आई होप आपको आने वाले वीडियो से भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, जिसके अंदर हम जो डेली बेसिस पे जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उसको डे टू डे डिस्कस करेंगे, सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया अबाउट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उनके टॉपिक्स के बारे में, उस क्वेश्चंस के बारे में, हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस, what are the things that are revolving around that question, जो भी टॉपिक जो भी क्वेश्चन के आसपास का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो एंड ये इनिशिएटिव दोनों ही आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।